हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और आज आपकी ज्योग्राफी के घटना चक्र की 7th क्लास है। तो 5 to 6 क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं और इनकी एक मैराथन क्लास भी आ चुकी है। तो मैराथन क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो अभी तक जितना भी ज्योग्राफी के घटना चक्र में क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपका यहाँ पर ओनली 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस मैराथन क्लास को ज़रूर देखें। इसके अलावा ज्योग्राफी के घटना चक्र की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देखें तो प्लेलिस्ट में आप इजीली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के घटना चक्र के अलावा हम पॉलिटी के घटना चक्र और साइंस के घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, आज हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा पठार। तो पठार से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। टू द पॉइंट चीज़ें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप इस मैप को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको भारत का पठार दिखाए गए हैं। तो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये लद्दाख का पठार है, देन ये मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना पठार आप यहाँ पर देख रहे हैं, कर्नाटक का पठार देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस मैप के थ्रू एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका ये मेघालय का पठार है। चलिए, अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण कब हुआ, कौन से युग में हुआ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। आपको याद रखना है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कार्बनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मेघालय का पठार किसका भाग है, आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। देखिए, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो आपको याद रखना है मेघालय के पठार के बारे में कि यह भ्रंशन के कारण, किस कारण, भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सैनोजोइक महाकल्प में। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत आपके कब निर्मित हुए हैं, यह आपके सैनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। देखिए, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सैनोजोइक महाकल्प में हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। आपको बताना है कि धनबाद क्यों है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। तो धनबाद क्यों सर्वाधिक घना बसा जिला है, क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है और औद्योगिकरण भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसी कारण से देखिए, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक समप्राय भूमि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है।
देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। 6th क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और ABCD कर आपको 4 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या सब चीजें स्थित हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका फ्रेंड सही आंसर है। आप देख सकते हैं सबसे पहले रिफ्ट घाटी क्षेत्र होगा कहाँ पर, ए में। देन छत्तीसगढ़ मैदान है, फिर तीसरे नंबर पर छोटा नागपुर पठार है, और देन वर्षा छाया क्षेत्र। डी किस चीज को अंकित करता है यहाँ पर, डी वर्षा छाया क्षेत्र को अंकित करता है। ये जो डी है आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह वर्षा छाया क्षेत्र है। और ए यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है, यह आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। और बी आपका यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है, यह छत्तीसगढ़ का मैदान है। और सी यहाँ पर आपका है छोटा नागपुर पठार। तो आपने इस मैप को अच्छे से देखा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका ए था वो नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी छत्तीसगढ़ मैदान, सी छोटा नागपुर पठार, डी पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, दंडकार्य क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दंडकार्य क्षेत्र, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। दंडकार्य क्षेत्र आपका यह छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। दंडकार्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि अभी आपने देखा कि दंडकार्य क्षेत्र आपका ओडिशा में भी है, तो ओडिशा यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर दिया गया है, देन तेलंगाना में भी है, तो तेलंगाना भी यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो और आंध्र प्रदेश में भी है, तो आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर दिया गया है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई का मतलब यहाँ पर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, दंडकार्य भारत के किस भाग में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मध्यवर्ती। तो दंडकार्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। सही आंसर ऑप्शन सी है, खड़गपुर की पहाड़ियां। तो खड़गपुर की पहाड़ियां भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी हैं। देखिए खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ करम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन करम का, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां तृतीयक कर्म की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इन्हें आप याद कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां मेघालय पठार का अंश नहीं है, जबकि गारो खासी जयंतियाँ ये आपका मेघालय पठार के अंतर्गत आती हैं। देखिए भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पठार से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया काफ़ी अच्छे से। क्या सब प्रश्न पूछे गए हैं, क्या सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस टॉपिक के बारे में याद रखना है, तो उन्हें हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका तटीय भाग। तो तटीय भाग से कौन कौन से प्रश्न आपसे अभी तक पूछे गए हैं, भारत की तटरेखा से रिलेटेड कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अभी तक आए हैं, उन्हें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप छोटी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आप सभी को पता है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है।
भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। आप सभी जानते हैं कि भारत की तटरेखा के पूर्व में क्या है? यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है? यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो ये चीज़ आप सभी जानते हैं। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। चलिए अभी प्रश्न डिस्कस करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं। देखिए, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है चेन्नई। तो चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, सही आंसर ऑप्शन सी है, तट से 12 समुद्री मील तक। तो 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार है, जल क्षेत्र का। देखिए, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है कितनी? सही आंसर ऑप्शन डी है 7500 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर लंबी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा। देखिए, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा गुजरात। ये क्वेश्चन आपको स्टार लगाकर याद कर लेना है, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा गुजरात। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देखिए, तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई आपको पता है कि 7516.6 किलोमीटर है और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। तो आप देख सकते हैं, यह गुजरात है और तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये 1214.7 किलोमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा गुजरात। यह भी हमने डिस्कस किया। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गुजरात। आप देख पा रहे हैं कि बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 9। तो भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर को प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। इस आधार पर सी आपका आंसर है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा लहरों से। आप देख सकते हैं कि तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो पूर्वी एवं पश्चिमी तट से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कौन सा सबसे पहला प्रश्न है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करिए। तो जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको इन नगरों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, डायरेक्ट हम इसका देखते हैं कि क्या सही आंसर है।
तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आपका जंजीरा आएगा, क्योंकि जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। दूसरा आपका सिंधुदुर्ग है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। तीसरा आपका कन्नूर है, कन्नूर आपका केरल के कन्नूर जिले में है। चौथा आपका नागरकोइल है, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, आपको बताना है कि ये सारी जो विशेषता है ये कौन से स्थान के बारे में बताई गई हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, तमिलनाडु तट। तो यह सभी वर्णन जो है ये तमिलनाडु तट के बारे में यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिखाया गया है, एक चित्र दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये कोई एक चित्र है। आपको बताना है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग किस चीज को यहाँ पर बता रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अंतरजलीय उच्चावच रेखा। यह आपकी अंतर्जल उच्चावच रेखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रम से तट से सागरीय नीतल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रम से महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और यहाँ पर आपको बताना है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन है आपका, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरिन। तो यहाँ पर आपको इनका सही क्रम, पश्चिमी तट पर कौन अवस्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो जंजीरा और आपका उडुपी यह आपका पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो आप जानते हैं कि जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी आपका कर्नाटक में है, ओरोविले आपका तमिलनाडु और पुद्दुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर यानी कि पुद्दुचेरी में है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 5वां क्वेश्चन है। एक तरफ सागर पुलीन दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, आपको इनका मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो सागर पुलीन है, दीघा, गोपालपुर, कलांगुट, मरीना, और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनका मिलान किससे होगा। सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाता है। और चलिए देखते हैं इसको डायरेक्टली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दीघा है, तो दीघा पश्चिम बंगाल का सागर पुलीन है। गोपालपुर आपका ओडिशा से मिलेगा, कलांगुट यह गोवा से मिलेगा, मरीना तमिलनाडु से मिलेगा। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कोरोमंडल। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक है। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है। 8वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकन। तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोकन के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है,
इसके उत्तरी भाग को कोकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्वीप समूह। तो द्वीप समूह यानी कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इन्हें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लियान शिखर स्थित है, यानी कि सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तरी अंडमान में। आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, यह आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन ए है, सैंडल पीक। तो सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। तीसरा क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार कहाँ पर है, यह आपका बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए ये डिलीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल यह किसे पृथक करता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो सही आंसर आप सभी जानते हैं, अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अंडमान तथा निकोबार। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैरिन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, बैरिन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा, पिछली बार बैरिन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक कथन ही यहाँ पर सही दिया गया है, बाकी सब गलत हैं। तो आपको याद रखना है कि बैरिन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 9th क्वेश्चन है आपका, बैरिन द्वीप अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए है, बंगाल की खाड़ी में। तो बैरिन द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बैरिन। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। सही आंसर ऑप्शन डी है, बैरिन द्वीप। तो कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है, तो बैरिन द्वीप आपका ज्वालामुखी द्वीप है। 12वां क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आपका पुलिकट झील के समीप स्थित है। देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, धनुषकोडी से। तो राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। 14 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमात्रा। सुमात्रा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है अरब सागर के द्वीप समूह। अभी हम अरब सागर के द्वीप समूह से जितना भी प्रश्न आपसे पूछा गया है उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अरब सागर। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, लक्षद्वीप के निकट। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, इसे आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है, दक्षिण पश्चिम भारत में। पांचवा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 36। छठा क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कैम्बे की खाड़ी। तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति आपकी नहीं पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटीय रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मिनिकोय। तो मिनिकोय आपका सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम आपका भारत और श्रीलंका के मध्य है। 10वां क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सालसेट। सालसेट भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सॉल्सेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, एक तरफ द्वीप और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। वेयंत, सियोधर, पिरम, द्वारका, दीव, काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। आपको इनका सही मिलान करना है। सही आंसर इनका ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं, इनको डायरेक्टली याद करते हैं। तो आपका जो वेयंत सियोधर द्वीप है, यह आपका कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। पिरम द्वीप आपका खंबात की खाड़ी में है। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर है। दीव आपका काठियावाड़ तट पर है। 13वां क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कच्छ के रन में। आप देख सकते हैं, कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। 14 क्वेश्चन है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन ए है, भारत पाकिस्तान। तो सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है विवादित सरक्रीक, कच्छ के रन में स्थित है। स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय यानी कि दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।